हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। और अगर आपको मेरा कुछ भी नोट्स या कुछ भी मेरे से चाहिए या आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे कमेंट करें। और आज से हम कोशिश करेंगे कि मैं अपने नोट्स आप लोगों को शेयर करूँ। और आज से हम ये टॉपिक कवर करना शुरू करेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक है प्रतिष्ठा। ठीक है। सो बेसिकली थ्री डोमेन सिस्टम आया। ठीक है। उसमें हम लोगों को हमारे CSIR पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। सो बेसिकली क्वेश्चन उधर ही से आता है। एक क्वेश्चन तो आता ही है फाइलोजेनेटिक ट्री से। सो हम लोग इसको लास्ट में कंपाइल करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि हर किंगडम में क्या क्या है, हम लोगों को उसमें आके पढ़ना क्या है। ठीक है। सो हम लोगों को प्रतिष्ठा में पढ़ना है उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ये उसकी कुछ क्लासेस है, टाइप्स है, उनको पढ़ना है। ठीक है। सो बेसिकली हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं प्रतिष्ठा, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। यूकैरियोट मतलब उसके पास न्यूक्लियर एनवेलप है। ठीक है। फ्री लिविंग होता है, एसोसिएटेड होता है, एसोसिएटेड फॉर्म जिसको लोग पैरासिटिक फॉर्म भी बोलते हैं। सो सबसे पहला तो क्वेश्चन है कि कैसे प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बना होगा, कैसे आया होगा। कुछ आइडिया है आपको? अगर आइडिया होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। सो एनारोबिक, हम लोगों को पता था कि एनारोबिक फॉर्म चल रहा है। ऑक्सीजन जो है वो हमारे, जब हमारा आज से 4.5 बिलियन पहले जब अर्थ बना और लाइफ फॉर्म आया, उसके बाद एनारोबिक फॉर्म चल रहा था क्योंकि हमारे पास फ्री ऑक्सीजन नहीं थे। ठीक है। फ्री ऑक्सीजन की कमी की वजह से एनारोबिक फॉर्म था, जिसकी वजह से हेटेरोट्रॉफिक प्रेडेटर बैक्टीरिया है। ठीक है। जिसको हम लोग कहते हैं मीजोकैरियोटिक, द सेल विच इंगल्फ। ठीक है। सो हेटेरोट्रॉफिक कैसे आए, हेटेरोट्रॉफिक कैसे आए कि आपने पहले पढ़ा होगा कि जब ओशियंस और ये सब बन गए तो बहुत सारे पहले तो सेल्स बने। ठीक है। सो एक सेल्स बने, तो ये सेल्स जो थे वो यहाँ के जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे सबको इनगल्फ कर लेंगे, सबको यूज करने लगे। जब वहाँ स्कार्सिटी होने लगेगी, अगर किसी भी चीज़ की अगर स्कार्सिटी होने लगेगी, लाइक न्यूट्रिएंट्स की स्कार्सिटी हो जाएगी, सपोज दैट हमें खाना मिलना बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम कहीं और जाएंगे। हमारे एरिया में खाना मिलना बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम दूसरी जगह जाएंगे। सो वहां से ही इवॉल्व होते चला गया सारा कुछ। ठीक है। तो सबसे पहले हुआ एक ये कि मीजोकैरियोट्स हुए। सो बेसिकली प्रोकैरियोट सेल्स थे जो कि मीजोकैरियोट्स में चेंज हो गए। अब ये कैसे हुआ? सो जितनी भी हमारा जो भी सेल था ना, वो ऐसा माना गया कि हमारे सेल्स में जितने भी न्यूक्लिक एसिड पाए गए थे, जो प्रिमिटिव सेल्स थे, तो सबसे पहले आरएनए जो होता है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल था उस टाइम पे, इनिशियल। तो जो कि स्टेबल नहीं था। ठीक है। बट हमें अभी इससे लेना देना नहीं है। हमें लेना देना क्या है कि हमारा एक सेल था। ठीक है। वो सेल्स में बहुत सारे मिनरल्स थे, न्यूक्लिक एसिड्स था। फिर क्या हुआ, सेल जो है वो धीरे धीरे इनगल्फ करना सीख गया। इनगल्फ करने के चक्कर में ये इनवेजिनेट हो गया। ठीक है। इनगल्फ करना मतलब किसी को खाना सीख गया, तो इसको बाहर का भी न्यूट्रिएंट्स लेना था, तो ये ऐसा क्या किया कि ये ऐसा ऐसा होने लगा। इसके वजह से यहाँ पे जो है वो एक इन्वेलप जैसा फॉर्म हो गया। सो प्रतिष्ठा जो है, प्रतिष्ठा से ही हमें जो है वो मल्टी सेलुलरिटी स्टार्ट हो गई। लाइक प्रतिष्ठा तक तो हम यूनिसेलुलर थे, लेकिन प्रतिष्ठा के बाद से ही मल्टी सेलुलरिटी स्टार्ट हो गई जब बैक्टीरिया ने इनगल्फ करना शुरू किया। ठीक है। सो सबसे पहली यूकैरियोटिक फॉर्म जो थी, जब बैक्टीरिया ने इनगल्फ करना शुरू कर दिया। इसमें चेंजेस क्या क्या आए, चेंजिंग ये आया कि ओरिजिन ऑफ फ्लेक्सिबल सेल सरफेस। सो ओरिजिन, पहले देखो क्या होता था, पहले होता था कि सेल वॉल था। ठीक है। अगर सेल वॉल रहेगा तो हम, पहले तो हम इतने दूर के ही न्यूट्रिएंट्स और ये सब को ले लेके बड़ा खुश हुआ करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जब हमारे पास यहाँ पे स्कार्सिटी होने लगी, हमारे पास नहीं था, तो हम क्या करेंगे, दीवारें तोड़ तोड़ के हम बाहर निकलेंगे, राइट। सो क्या हुआ कि सेल वॉल डिसअपियर हो गया। ठीक है। जब सेल वॉल डिसअपियर हो गया तो बैक्टीरिया ने इनगल्फ करना सीख लिया। ठीक है। तो सबसे पहला तो क्या आया था, बैक्टीरिया था। सो बैक्टीरिया ने इनगल्फ करना सीख लिया, तो इसी तरह से करके इसको इनगल्फ करना
सीखना आ गया। इसकी वजह से सेल वॉल लूज हुआ। जब सेल वॉल ही चला जाएगा, कोई टफ सरफेस चला जाएगा, तो ऑब्वियसली जो अंदर वाला सॉफ्ट सरफेस है वो तो इधर उधर मूवमेंट करना सीख ही जाएगा। ठीक है, टाइम के साथ सब हट जाता है। फिर सेल वॉल्स जो इनगल्फ हो गया, फिर न्यूक्लियर इनवेलप का फॉर्मेशन हो गया। न्यूक्लियर इनवेलप इसी तरीके से बन गया कि जब पहले तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स था, पर धीरे 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 यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो था हमारा, वो क्या हुआ कि धीरे धीरे ऐसा उसका एक इनवेलप बना लिया। ठीक, फिर ओरिजिन ऑफ साइटोस्केलेटन, उसके बाद ही हमारे साइटोस्केलेटन फॉर्म हुए। फिर डाइजेस्टिव वैक्यूल्स बना, फिर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आए। सो बेसिकली इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का जस्ट समरी यही है कि हम लोग इसमें यही देखेंगे कि कैसे सेल वॉल हटा, कैसे कोई माइटोकॉन्ड्रिया आया, कैसे क्लोरोप्लास्ट आया। सो इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में हम लोगों को वही पढ़ना है, और ये इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हमारे सेल बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हमारे डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से कवर करिए। सो देखिए, अब इसको मैं बताती हूँ क्या हुआ। ये था हमारा पहला सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद था सेल वॉल। ये क्या था? प्रोकैरियोटिक सेल था। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल था जिसमें एक सेल वॉल हुआ करता था, सेल मेम्ब्रेन था, और उस सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट थे। समय के साथ साथ इसमें बदलाव आया। बदलाव आया क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करना शुरू कर दिया, मतलब कुछ ऐसा इन्वेजिनेशन होने लगा। ठीक है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट किया तो एक न्यू लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्म हो गया, जिसको हम लोग बोले न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म हो गया। आपने ये देखा, उसके वजह से ये जो इन्वेजिनेटेड है, आज हमारा स्ट्रक्चर जो भी है गॉल्जी का या ईआर का, वो कैसा है? थोड़ा इसी टाइप का है ना, इन्वेजिनेटेड फॉर्म में है। दैट इज नोन एज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खैर, हम इसके बारे में आगे में बात करेंगे। सो यूकैरियोटिक सेल था जिसमें एक नया प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गया। नया प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों बन गया? क्योंकि पुराना वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनगल्फ करना, इन्वेजिनेट करने लगा, और वो एक न्यूक्लियर इन्वेलप के फॉर्म में बन गया। इसको बहुत ज्यादा भूख लगी। इसको, ये जो हमारा नया सेल बना यूकैरियोटिक सेल, इसको बहुत भूख लगी। क्यों? क्योंकि इसको भाई डेवलप करना था, इसको बहुत भूख लगने लगी। तो फिर पिक्चर में आया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे आया हमारे सेल में? सो जैसे ही हमारा यूकैरियोटिक सेल बन गया, जिसके पास, यूकैरियोट मतलब ये होता है जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप हो। ठीक है, सो जैसे ही हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया, हमारा यूकैरियोटिक सेल तैयार हुआ। ये जो है, ये हमारा यूकैरियोटिक सेल को बहुत ज्यादा भूख लगी। तो वो क्या किया? वो अपने अगल बगल के जितने भी लोग थे उसको खाना शुरू कर दिया। तो उसने खाते खाते सबसे पहले तो उसने एक अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया को खाया, जो कि प्रोकैरियोट था। ठीक है, तो यूकैरियोट बड़ा हो गया, प्रोकैरियोट छोटा पर्पल बैक्टीरिया था। वो पर्पल बैक्टीरिया को खाया, जिसको हम लोग कहते हैं रिकेट्सिया प्रोविकी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम है। इसी को हम लोग प्रिमिटिव माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, सो ये क्या था? ये एक इंटरसेलुलर पैथोजन था। सो इसको क्या किया हमारे यूकैरियोटिक सेल ने? इस प्रोटोबैक्टीरिया, अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया, जिसको हम लोग रिकेट्सिया प्रोविकी कहते हैं, उसको इसने खा लिया। बोला कि भाई मुझे तो बहुत भूख लग रहा है, तू आ पास में, मैं तुझे खा लेता हूँ। जब इसने यहाँ पे खाया, तब इसके पास फ्लैजेला भी होता था। ठीक है, इसके पास दो मेम्ब्रेन भी होता था। ठीक, जैसे ही इसने इसको इनगल्फ किया, इसके अंदर, सेल के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स थे उस टाइम पे भी, बहुत सारे जो एक्टिविटी हुई, और इसकी वजह से इसका फ्लैजेला भी चला गया, और इसका आउटर जो सेल वॉल था वो भी चला गया। ठीक है, जब ये रिजॉल्व हो गया, तो इस पर्पल बैक्टीरिया के ऊपर हमारा हमारा कोई यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म हो गया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। अब आप देख सकते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के शेप में आ गया, जिसमें ये तो इसका पुराना पुराना था। ठीक है, ये इसका प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है, बट हमारा जो ये रेड कलर का दिख रहा है, ये आउटर, ये हमारा बनाया हुआ है, यानी हमारे यूकैरियोटिक सेल ने एक अपना एक इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया। बोला कि भाई तू प्लाज्मा मेम्ब्रेन जा, लिपिड का लेयर, और उधर उधर लग जा। ठीक है, तब क्या करता था ये पर्पल बैक्टीरिया? तब क्या करता था? तब ये टॉक्सिक, हमारे उसमें फ्री ऑक्सीजन तो मिलने लगे, तो ये टॉक्सिक ऑक्सीजन को
नॉन टॉक्सिक में बनाता था और उससे एटीपी निकालता था। माइटोकॉन्ड्रिया को आज भी आप देखेंगे तो यही काम वो करता है कि हमारा जितना भी पाथवे है, और इससे हमें पावर हाउस ऑफ द पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एटीपी रिलीज करता है बाय डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, सो ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेशन कराता है। अब आप देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में हमेशा 70s राइबोसोम मिलता है। ठीक है, और उसमें डीएनए प्रोकैरियोटिक ओरिजिन का, ये देखिए प्रोकैरियोटिक ओरिजिन का इसके पास सेल वॉल है। ठीक है, ये आउटर सरफेस देखेंगे तो यूकैरियोटिक है। ठीक है, और आप जब देखेंगे कि 4.5 बिलियन ईयर एगो पहले या जब हमारे पास कोई भी ऑटो मॉलिक्यूल फ्री नहीं था, तो ये क्या करता था, यही जो है वो टॉक्सिक ऑक्सीजन को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में बदलकर और हमारे एटीपी को बनाता था। इससे हमें उस बेचारे उस नए सेल्स यूकैरियोटिक सेल को एनर्जी मिलती है। ठीक है, नाउ अब पिक्चर में क्या आया, अब पिक्चर में आया क्लोरोप्लास्ट। सो प्राइमरी इंडो सिम्बायोसिस और सेकेंडरी इंडो सिम्बायोसिस पढ़ेंगे हम लोग। इसमें क्या हुआ कि अब इस सेल को और भूख लगी। ठीक है, अब इस सेल के पास, ये हमारे यूकैरियोटिक सेल्स के पास अब क्या क्या था, अब इसके पास था एक हमारा न्यूक्लियस, एक था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, और अभी भी इसको और भूख लगी तो ये बोला एक और प्रोकैरियोट बैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया, जो कि ग्राम पॉजिटिव होता था, कि भाई तू आजा, तू आजा, मैं तुझे खा लेता हूँ। जैसे ही इसके पास आया, ये इसको खा लिया। ठीक है, जैसे ही इसको ये खाता है तो हमारा ये क्लोरोप्लास्ट भी पिक्चर में आ जाता है। ये साइनोबैक्टीरिया का काम ही यही था कि इनके पास क्लोरोप्लास्ट था। ठीक है, और खूब सारा ऑक्सीजन, जैसे ही ये यहाँ पे आया, साइनोबैक्टीरियाज का जैसे ही ये यहाँ पर आया, खूब सारा ऑक्सीजन बना, और ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया हमारे सेल ने, और फिर आगे फर्दर ग्रो हो गया। ठीक है, सो बेसिकली यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसके किसमें होता है, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी और प्लांट। इनमें आप देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक, इनमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्राइमरी इंडोसिम्बायोसिस की वजह से ही आता है। क्या होता है इसमें, इसमें भी आप देखेंगे तो राइबोसोम्स 70s फॉर्म में ही पाया जाता है। इसीलिए इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इवोल्यूशन तो हुआ है, इवोल्यूशन तो हुआ है, उसमें पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन सेम है। इसमें भी देखेंगे कि इनर मेम्ब्रेन जो रहता है क्लोरोप्लास्ट का, वो बना होता है प्रोकैरियोटिक ओरिजिन का, और आउटर मेम्ब्रेन बना होता है यूकैरियोटिक ओरिजिन का। तो ये था हमारा इंडोसिम्बायोसिस थ्योरी। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे सेकेंडरी इंडोसिम्बायोसिस थ्योरी। सो हमारी प्रोटिस्टा कैसे फॉर्म हुई। ठीक, इतनी तो बात थी हमारे प्राइमरी इंडोसिम्बायोसिस थ्योरी। अब हम लोग बात करें सेकेंडरी इंडोसिम्बायोसिस थ्योरी। कहाँ से, जहाँ से प्रोटिस्टा बना। सो हमारा प्रोटिस्टा कैसे बना, एक यूकैरियोटिक सेल दूसरे यूकैरियोटिक सेल को जब खाया तो हमारा प्रोटिस्टा बना, और वो क्या बना, यूकैरियोटिक सेल ही बना। ठीक है, सो ये वाला सीन जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, यूग्नोइड में, फिनोफाइसिस में, क्लोरोफिनोफाइसिस में, सो बेसिकली फाइट्स में। सो बेसिकली प्रोटिस्टा का फॉर्मेशन ऐसे ही है। ठीक है, फोर मेम्ब्रेनस क्लोरोप्लास्ट इन प्रोटिस्टा, कभी कभी कहीं कहीं किसी किसी में फोर मेम्ब्रेनस क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। क्यों, इसके भी क्लोरोप्लास्ट, इसके भी क्लोरोप्लास्ट, इसमें भी क्लोरोप्लास्ट, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सो आप देखेंगे कि कोई भी ओरिजिन ऑफ सेल में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया तो कंपलसरी है, माइटोकॉन्ड्रिया तो कंपलसरी है, एंड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट किसी किसी में ही होता है, किसके किस में होता है। सो बेसिकली रेड ग्रीन एल्गी, ग्रीन प्लांट्स में ये सब होता है। तो यही थे हमारे इंडो सिम्बायोसिस थ्योरी की, कैसे हमारे सेल के पास ताकत आई, उसने खाना खाया, खाना में क्या खाया, माइटोकॉन्ड्रिया को अपने अंदर ले लिया, एक माइटोकॉन्ड्रिया को बनाया, फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उसके बाद फिर उसको भूख लगी तो फिर वो उसने क्लोरोप्लास्ट को भी खा लिया है, साइनोबैक्टीरिया को खाया, साइनोबैक्टीरिया को खाया जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प किया, उसके पास क्लोरोप्लास्ट था, उसके पास थैलस थे, और उसने खूब सारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किया। तो यही थी हमारे प्रोटिस्टा की ओरिजिन। इसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि प्रोटिस्टा का क्लासेस क्या क्या है। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अगर इसमें कुछ फर्दर नहीं समझ में आ पाएगा सो आप मुझे क्या कहते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सो
डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल प्लीज़। और अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और खूब मना के पढ़िए। नेक्स्ट दिसंबर वाला अटेम्प्ट अपन जरूर निकालेंगे। ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।